हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियोस दी है, ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है और हमने कूलम्स लॉ के बेसिक्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हर वीडियो को डिटेल में समझाया गया है, हर जगह पर कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी कवर करे गए हैं, ठीक है, सो दैट आप अपने आप से चीजों को भी जब आप क्वेश्चंस करने कर बैठे तो आपको वो करने आ जाए इजीली, ठीक है। तो उन वीडियोस को देखे बिना इसको कंप्लीट देखने का कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं कूलम्स लॉ को ही कंटिन्यू कर रहा हूं। कूलम्स लॉ भी हमने सिर्फ समझा था, अभी हम उसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे और कुछ और चीजें रिलेटेड टू कूल। तो पहले उनको, अगर इससे पहले वाला वीडियो स्पेशली वो आप जरूर देखिएगा, सो दैट आपको वो समझ में आ जाएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही आपको जो है आई बटन में भी वो मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप कहीं से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और लोगों के बीच में शेयर करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फटाफट। ऑलराइट, देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से हमने स्टार्ट करना है। हमें कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्यों जरूरी है? देखो आपको पता है कूलम्स लॉ क्या करता है। कूलम्स लॉ बेसिकली फोर्स फाइंड आउट करने के काम आता है बिटवीन एनी टू, क्या बोलना चाहिए, चार्जेस, है ना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो हम तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब हम उसको वेक्टर फॉर्म में समझेंगे। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमने इतना पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये दो चार्जेस है ना, मान लीजिए हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, ये वाले, और ये चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? इनके बीच में डिस्टेंस है R। बात समझ में आ रही है? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो तो हमने पढ़ लिया था, वो किसके इक्वल आया था? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे चाहिए इसकी डायरेक्शन। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन निकालने वाले वेक्टर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो अब देखो, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? चलो पहले मैं इसी में ही आपको बता देता हूं कि हम यूनिट वेक्टर दो डिफाइन करते हैं। एक R12 यूनिट वेक्टर जो कि हमारे पास Q1 से Q2 की तरफ है, और एक ये वाला यूनिट वेक्टर जो R21 है जो कि Q2 से Q1 की तरफ है, यानी कि R12 कैप इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, और जो R21 यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक चीज और भी यहां पर डिफाइन कर देता हूं, F12। F12 क्या है? मैं ले रहा हूं इसको फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। और उसी तरह से F21 को डिफाइन करते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q। कितना क्लियर हो गया? जब हमने सब कुछ बना दिया तो अब आप एक चीज ध्यान में रखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास दो केसेस है। पहला केस क्या है? पहला केस है कि ये दो चार्जेस एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस ले रहा हूं जब इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है ना। अट्रैक्शन के केस में अब हमारे पास क्या होगा? देखो, अब हमारे पास ये दो जो चार्जेस थे, है ना, Q1 और Q2, राइट। मैं थोड़ा सा इसको मैंने डॉटेड ज्वाइन कर दिया, और यहां पर ये हमारे पास क्या था? R12 कैप, और ये हमारे पास क्या है? R21 कैप। अब दूसरी चीज को समझो, फोर्सेस है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि Q1 Q2 की तरफ एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और Q2 Q1 की तरफ, है ना। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 टूवर्ड्स Q2, यानी कि इसकी डायरेक्शन ही आनी चाहिए। ये मैंने किसकी डायरेक्शन दे दी? F12 की, हमने अभी डिफाइन किया था इसको। और सिमिलरली F21 की जो डायरेक्शन होगी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, वो हमारे पास ये आ जाएगी, यानी F2। तो अट्रैक्शन में अब अगर मुझे निकालना है वेक्टर फॉर्म में F12 किसके इक्वल हो गया? F12 इक्वल हो गया, देखो K तो आएगा, मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, है ना। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हुआ? R स्क्वायर, है ना। और इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि इस फोर्स की डायरेक्शन कौन दे रहा है?
इस फोर्स की डायरेक्शन 1-2 की डायरेक्शन दे रहा है, R12 सेम डायरेक्शन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे R12 कैप यहाँ पर लगा देंगे। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। और जब हम यहाँ पर 1-2 लगाते हैं तो हम यहाँ पर भी स्पेसिफाई करते हैं कि हम 1-2 ही डिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि ये दो चार्जेस में है, इसलिए ये इसलिए यूज किया जाता है। जब दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तब हमारे पास इस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि ये 1-2 के बीच का डिस्टेंस है या 1-3 के बीच का डिस्टेंस है। सो दैट विल बी यूजफुल व्हेन विल बी हैविंग मोर देन 2 चार्जेस। सिमिलरली अगर मैं F21 फाइंड आउट करता हूं तो वो किसके इक्वल आएगा, वो k q1 q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर हो जाएगा और R21 कैप हो जाएगा, क्योंकि F21 की डायरेक्शन जो है इट इज गिवन बाय R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसको दिमाग में रखिएगा, इसको हम बाद में फिर भी यूज करेंगे आपके लिए। तो ये हमारे पास केस हो गया, कौन सा केस हो गया, अट्रैक्शन का। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो सेकंड केस देखो, जब ये रिपल्शन हो रही होगी, है ना, अट्रैक्शन कर दिया, अगर रिपल्शन हो रही तो रिपल्शन में हमारे पास क्या है, आपके पास वही दो चार्जेस है ना, Q1 और Q2, और जब हम की लाइन ऑफ ज्वाइन ऑफ चार्जेस ले रहे हैं तो हमारे पास ये R12 यूनिट वेक्टर हो गया और इधर करेंगे तो ये R21 यूनिट वेक्टर हो गया, है ना, ये हमने डिफाइन किया होगा। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 विल बी रिपल्सिव, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अवे, यानी ये डायरेक्शन होगी किसकी, F12 की, इस केस में रिपल्शन के केस में। सिमिलरली ये डायरेक्शन होगी अवे किसकी, F21 की, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 होगा। अब चेंज क्या आएगा, जब हम F12 कैलकुलेट करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो K Q1 Q2 बाय R क्या आ जाएगा, देखो ध्यान में रखेगा, इसकी डायरेक्शन जो आपको मिल रही है वो इस वेक्टर से मिल रही है, तो आप यहां पर R21 कैप लिख दोगे। ठीक है, और सिमिलरली जब आप F21 करोगे तो K Q1 Q2 बाय R, ये देखो R स्क्वायर होना था, ठीक है, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा और R यहाँ पर 1-2 कैप हो जाएगा। एक चीज क्या याद रखनी है, मैंने पहले भी जैसे बताया था, यहाँ 2-1 लिखना है और यहाँ पर 1-2 लिखना है। क्लियर होगी बात, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ गया कूलम्स लॉ। यहां से दो तीन चीजें और बड़ी अच्छी सी समझेंगे, क्या समझेंगे वो आप देखो। देखो अब यहां पर क्या समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास ये चार्जेस थे, ठीक है, और उन्होंने वेक्टर फॉर्म में हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन के केसेस निकाल दिए, तो हमें दो बातें याद रखनी है। देखो आप एक चीज देखो, आपको मालूम है R21 जो होगा वो नेगेटिव ऑफ R12 कैप होगा। मतलब बड़ा सिंपल है, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनकी लेंथ सेम है, यूनिट का मतलब 1, इसकी भी लेंथ की 1 और इसकी भी 1। मैं बात कर रहा हूं R12 की और R21 की, इक्वल हो गए, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसलिए माइनस आ गया। बात समझ में आ गई। तो ऑब्वियसली अगर F12 के अंदर ये लग रहा है तो 2-1 में ये लग रहा है, रिपल्शन के केस में, अट्रैक्शन में उल्टा हो रहा है। मतलब क्या है कि आपको इससे ये पता लगा कि F21 जो है वो नेगेटिव ऑफ F12 के इक्वल है, चाहे आप दोनों में से कोई भी केस ले लो, चाहे अट्रैक्शन वाला ले लो चाहे रिपल्शन वाला ले लो। इसका मतलब अगर मैं इस चीज को एक्शन बोल रहा हूं, है ना, तो ये जो पूरा है, और ये पूरा क्या है, पूरा ये है F21, तो ये रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि वो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए। तो हमें क्या पता लगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या करता है, एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, वो एक्शन रिएक्शन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि वो यहां पर कूलम्स थर्ड लॉ भी फॉलो करता है। एक बात ये हमें समझानी है। एक बात और, इसको मैं 1 लिख देता हूं, एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, अगर मैं जनरल वेक्टर फॉर्म बोलूं, जनरल वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, उसमें हम 1-2 या 2-1 स्पेसिफाई नहीं कर रहे। मतलब एक वेक्टर है विच इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ R यूनिट वेक्टर। So this R unit vector will give you the direction of force whatever it is, attractive or repulsive, जैसा भी है वैसा ही आपको ये यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, जैसा यूनिट वेक्टर होगा वैसा ही ये फोर्स होगा। ठीक है, तो वो केस टू केस वेरी अपने आप ही कर जाएगा, क्योंकि हमें हर बार ये 1-2 2-1 लिखने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स वी आर हैविंग
मतलब स्पेसिफिक केसेस, तो वो हम क्वेश्चंस भी थोड़ा सा करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका खत्म हुआ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आगे चलते हैं आप। ऑल राइट, तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, क्या क्या है वो अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहले कूलम्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर डिस्टेंसेस रेंजिंग फ्रॉम न्यूक्लियर डिस्टेंसेस टू सम किलोमीटर, है ना। न्यूक्लियर डिस्टेंसेस से मतलब किसी भी डिस्टेंस तक, सम किलोमीटर का मतलब अब ये नहीं है एक चार्ज अर्थ पे रख दूं और एक मैं मून पे रख दूं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं, बट वो इंटरेक्शन हम एक्चुअली में इनफाइनाइटली स्मॉल होगी, इसलिए हम उसको फाइंड आउट, उस पे बेसिकली कोई इंटरेक्शन एक्चुअली में लगेगा नहीं। ठीक है, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस से, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस में भी वो डिस्टेंस जो कि न्यूक्लियर फोर्सेस का जो डिस्टेंस होता है उससे ज्यादा होता है। ठीक है, वो ध्यान में रखिए। ऑल राइट, उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कूलम्स लॉ डज नॉट होल्ड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। ये मैंने अभी यही डिस्कस किया है कि 10⁻⁻15 मीटर तक, जिसको हम 1 फर्मी बोलते हैं, उस डिस्टेंस तक, ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिव होते हैं। अगर ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस उनसे कम हो जाएगा तो उस केस में वहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो इतने वीक हो जाएंगे कि वो उसके लिए ना के बराबर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कूलम्स लॉ इज एनालॉग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑब्वियसली देखो, आपने 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, है ना, अगर हमारे पास, सॉरी वहां पर मासेस थे, अगर हमारे पास दो मासेस हैं m1 और m2 और उनके बीच में डिस्टेंस हमारे पास r है, तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, है ना। क्या निकाला था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? Fg इज इक्वल टू कितना आया था? g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल आया था, है ना। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको भी ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस व्हिच आर 10 रेज टू पावर 36 है, ये 10 रेज टू पावर 36 टाइम्स। मतलब क्या है कि जब हम दो फोर्स, एक ही जगह पर दो फोर्सेस, देखो इसको ऐसे समझो, हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था ना कि अगर मान लो एक कॉम को या एक रॉड को, है ना, अगर हम चार्ज कर देते हैं तो वो पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे ज्यादा हो रहा होता है, ये अर्थ पे है तो ये अर्थ की तरफ जाना चाहिए था, तो अर्थ की तरफ नहीं बल्कि इसकी तरफ जा रहे हैं। नहीं, जो फोर्स ये लगा रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल लगा रहा है इसके ऊपर, वो फोर्स आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी 10 रेज टू पावर 36 टाइम्स। ये ध्यान में रखिए, है ना। यानी कि मैं अगर ये बोलूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10 रेज टू पावर 36 टाइम्स, सॉरी एफ ई लिखना था, वो एफ जी के इक्वल होगा, है ना, 10 पावर 36 टाइम्स एफ जी। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कूलम्स फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, दैट इज दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। सेंट्रल फोर्सेस कौन से होते हैं? देखो, हमने क्या बोला कि एक्चुअली में अगर हम यहां पर, एक मिनट, अगर हम यहां पर दो चार्जेस ले रहे थे, है ना, ये Q1 और Q2, और ये इनका लाइन ऑफ ज्वाइन ऑफ सेंटर्स है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बिल्कुल अलोंग इसी लाइन के अलोंग कर लगेगा, और रिपल्सिव होगा तब भी इसी लाइन के अलोंग लगेगा। तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस व्हिच एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइन ऑफ देयर चार्जेस, राइट। अगला आपने कूलम्स फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको मैंने अभी डिटेल में समझा दिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक प्रॉपर्टी ये है, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना, आपने पढ़ा था 11th में कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं वर्क डन बाय और अगेंस्ट विच डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन दोज पॉइंट्स। यानी कि अगर कूलम्स फोर्स क्या हो गया कि अगर एक चार्ज को यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो हम उसको कैसे भी लेके जाए, किसी भी रास्ते से लेके जाए, फर्क नहीं पड़ेगा,
सिर्फ कहां से कहां लेके जा रहे हैं इस चीज पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक, राइट, याद आ रहा होगा 11th में पढ़ा था, ठीक है। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, मैंने डेफिनेशन के टाइम पे ये आपको बता दिया था। अगर हम बड़ी चार्ज बॉडी लेंगे तो उस केस में उसको एक पॉइंट चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा जो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर होगा, और वहां पर हमें सारा चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा जो उस बॉडी पे है, ठीक है। फिर हमारे पास, तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। और यहां पर मैं एक चीज और डिस्कस करूंगा, वो है यूनिट ऑफ चार्ज, जो हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। आपको मालूम है चार्ज की यूनिट जो है वो कूलम होती है ना, चार्ज की यूनिट जो है वो कूलम होती है, लेकिन उसको अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया था, सिर्फ बताया था। तो यहां आपको क्या याद रखना है, देखो आपको याद रखना है कि यहां पर मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपके पास दो चार्जेस के बीच में फोर्स था तो हमने बताया था वो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के इक्वल, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हमने क्योंकि इसको डिफाइन करना है यहां पर कूलम। तो आपको पता है ये वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10⁹ होती है। अगर मैं Q1 और Q2 दोनों को 1 कूलम ले लूं, है ना, तो ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, ये 1 कूलम है ना, और ये 1 कूलम हो जाएगी। और हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, आर को हमने ले लिया कितना 1 मीटर ले लिया, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो गया। तो आपके पास फोर्स कितना आ गया 9 इंटू 10⁹ है ना न्यूटन। आपको समझना क्या है, दोनों हमने लाइक चार्जेस लिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, ठीक है, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, उस पे चार्ज तो कूलम से ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इससे कैसे डिफाइन करेंगे, अच्छे से सुनना इस बात को, कि बेसिकली क्या कह सकते हैं कि 1 कूलम इज दैट मच चार्ज विच विल अट्रैक्ट और रिपेल द सिमिलर चार्ज kept at a distance of 1 meter from it with a force of 9 into 10⁹ न्यूटन, है ना, क्लियर होगी बात। तो हमें डेफिनेशन जो किसी भी चीज की यूनिट जो होती है वो फॉर्मूले से डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखते हैं, तो इसी चीज को यहां पर देखो, 1 कूलम इज द चार्ज which will repel an equal and similar charge with a force of 9 into 10⁹, ठीक है, न्यूटन, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम, ठीक है। तो हमें ये जो भी डिफाइन करना है वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ही डिफाइन कर, क्लियर होगी बात, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको मैंने कूलम्स लॉ समझा दिया, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में समझा दिया। मैं आपको आज का वीडियो यहां पर रुकूंगा क्योंकि आपको दो चीजें करने के लिए बोलना चाह रहा हूँ। पहली चीज क्या, कूलम्स लॉ को बड़े अच्छे से समझ लो, ठीक है, उसके फॉर्मूले को क्या क्या मैंने उसके अंदर समझाया है, हर पॉइंट को दिमाग में डाल दो। दूसरी चीज यह है कि प्लीज वेक्टर्स रिवाइज कर लो, अगर नहीं आता है तो वेक्टर्स रिवाइज कर लो, क्योंकि जब भी अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो 80% क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जहां पर बिना वेक्टर्स के वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको फाइनल डायरेक्शन जो है वो निकालनी होगी और उसका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो हमें वो जरूरत पड़ेगी। तो दो चीजें आप पहले ये करके रखो, तब तक मैं आपके लिए दूसरा वीडियो तैयार करता हूं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझा के और फटाफट से इसके बढ़िया से न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो तैयार होके अगली क्लास में मेरे से मिलो, अगले वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, देखो मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, तो आप भी उतनी करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको ही लिखना है, आपको ही प्रोड्यूस करना है वहां पर बेसिकली के जो लिख के आओगे मार्क्स उसी के ही मिलेंगे। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत सारी बातें इन वीडियोस के अंदर ही बताता रह रहा हूं कि जिससे आपको जेई मेंस या नीट के जो एग्जाम होते हैं उनके फंडामेंटल्स भी आपके सॉलिडली जो है वो कवर हो जाएंगे। तो बड़े अच्छे से देखो, टाइम दे रहा हूं, बहुत लंबी वीडियोस नहीं बना रहा, क्योंकि मैं भी चाहूं तो वन शॉट में निकाल के फटाफट से खत्म कर सकता हूं, कोई फायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो रोज, सो दैट आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, और अगर आप देख रहे हो, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।